कुत्तों और बिल्लियों को एक के बाद एक कलाबाजों की तरह कूदते हुए देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह बहुत ही जादुई था। अगर वे उनके खुद के पालतू जानवर न होते तो वे यही सोचते कि उन जानवरों को निशा शर्मा ने उनके बचपन से ही प्रशिक्षित किया था। यह सब किसी सर्कस के तमाशे जैसा क्यों लग रहा था। सभी जानवरों के पार कर लेने के बाद निशा शर्मा ने चुटकी बजाई और मानो कोई जादू टूट गया हो। सभी कुत्ते और बिल्लियां एक बार फिर हरकत में आ गए। जब जानवर उनके पास लौट आए और उन पर फिर से भौंकने और म्याऊं म्याऊं करने के लगे, तभी लोग अपनी हैरानी से बाहर आ पाए। हर किसी ने निशा शर्मा को खौफ से घूरा और इस नज़ारे को बहुत उलझन के साथ सोचने लगे। आखिर उसने इस तरह के हुनर में महारत कैसे हासिल की। जतिन इस नज़ारे को बहुत ही विस्मय से देख रहे थे और काफी देर बाद होश में आए और सबसे पहले ताली बजाने लगे। बिल्कुल अद्भुत, बहुत ही शानदार। बाकी सभी भी उनके साथ ताली बजाने लगे। ऐसी जादुई चीजें सच में असल जिंदगी में मौजूद थी। यह उनकी कल्पना से भी परे था। जतिन ने तुरंत ऐलान कर दिया, ठीक है, यह भूमिका तुम्हारी है। उनके शब्दों ने आसपास के चेहरों पर नाटकीय बदलाव ला दिए। पवन इतना उत्साहित था कि उसके गाल लाल हो गए थे और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल बचा था। देवताओं ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी और उसकी मदद के लिए आ गए थे। बाकी हर कोई ईर्ष्या, जलन और नाराजगी के मिले जुले भावों में उबलता हुआ लग रहा था। शनाया शर्मा और श्वेता मेहरा के चेहरे पहले फीके पड़े, फिर पीले और अंत में स्याह पड़ गए। उनके चेहरों के रंगों को इतनी तेजी से बदलते देखना बहुत ही मनोरंजक था। खासकर श्वेता मेहरा बहुत ही हताश थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले ही शनाया शर्मा के लिए इस भूमिका को सुरक्षित रखने पर सहमति जता दी थी। हालांकि किसने उम्मीद की थी कि निशा शर्मा के पास ऐसे चमत्कारी हुनर होंगे। उसने जो चौंका देने वाला प्रदर्शन किया था, तो उसका मुकाबला कौन कर सकता था। जतिन ने उन सभी की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया और हंसते हुए बोले, अगर यहाँ कोई भी उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है तो मैं यह भूमिका उसे दे दूंगा। उन सभी ने एक दूसरे को देखा। उनकी नजरें डगमगा रही थी और सम्मान में उनके सिर नीचे झुक गए। निशा शर्मा से बेहतर प्रदर्शन? वे तो जो वह कर सकती थी उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकते थे। क्या वे कर सकते थे? वह इंसान नहीं थी, क्या वह थी? यह सोचकर किसी ने भी उसे आगे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, भले ही वे अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। यह सच में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वे अपनी तुलना कर सके। जहां तक अभिनय की बात थी, कौन नहीं जानता था कि निर्देशक जतिन कलाकारों को कड़ा प्रशिक्षण देने के लिए मशहूर थे। यहाँ तक कि जिन लोगों का अतीत में अभिनय से कभी कोई वास्ता नहीं रहा था, वे भी उनके दिल में शामिल होने के बाद एक योग्य कलाकार के रूप में ढल जाते थे। इसके अलावा निशा शर्मा बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं लग रही थी। ठीक है, फिर अब हम आगे की बातों पर चर्चा कर सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, तो जतिन ने अपनी तालियां बजाई और निशा शर्मा और पवन से बात करने के लिए मुड़े। बिल्कुल, पवन 7वें आसमान पर था। उसे सच में निशा शर्मा से इतनी महानता की उम्मीद नहीं थी। उसने केवल देवताओं से प्रार्थना इसलिए की थी क्योंकि उसे कुछ सांत्वना की जरूरत थी। हालांकि अंत में नतीजों ने उसे बुरी तरह से हैरान कर दिया था। निशा शर्मा ने हनी को अपनी बाहों में थाम लिया और हर किसी को एक शालीन मुस्कान दी। एक पल के लिए वे सभी स्तब्ध रह गए क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। अब वह मुस्कुराई तो ऐसा लगा मानो वसंत के सभी फूल एक साथ खिल गए हो, जिससे उनकी सांसें ही रुक गई। उन्होंने अपनी आगामी साझेदारी पर चर्चा करना शुरू कर दिया, जबकि बाकी सभी के पास इस बात की परवाह किए बिना कि उनके अभिनय परीक्षण की बारी आई थी या नहीं, अपने पालतू जानवरों के साथ घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन सभी के मन में मिले जुले भाव थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आज जो हुआ था उसे कैसे स्वीकार करें। यह दुखद था कि वे इस भूमिका को हासिल नहीं कर पाए थे। हालांकि उन्होंने अभी जो देखा था वह इतना यादगार था कि वे इसे जीवन भर अपने दिमाग में बसा कर रखेंगे। वे भला इतने सारे कुत्तों और बिल्लियों को एक साथ कुर्सियों के ऊपर से कूदते हुए फिर कब देख पाएंगे। यह अफसोस की बात थी कि वे इसे अपने दूरभाष यंत्रों में रिकॉर्ड करना भूल गए थे। कमरे में केवल श्वेता मेहरा और शनाया शर्मा ही बची थी। बाकी सभी के जाने के बाद भी उनके चेहरों पर बहुत भद्दे भाव जमे हुए थे।
शनाया शर्मा ने अपने निचले होठों को दांतों तले दबाया। ऐसा लग रहा था मानो वह रोने ही वाली थी। उसे देखकर श्वेता मेहरा का दिल दर्द से भर गया, इसलिए उसने उसे दिलासा देने की कोशिश में अपना हाथ आगे बढ़ाया। शनाया। हालांकि शनाया शर्मा अपने मुंह पर हाथ रखकर कमरे से बाहर भाग गई। शनाया। श्वेता मेहरा उसके पीछे चिल्लाई, लेकिन उसे रोक नहीं पाई। शनाया शर्मा के आंसू तब तक नहीं गिरे जब तक कि वह भागकर स्नान घर में नहीं पहुंच गई। उसने अपने होठ काटे और बिना आवाज के रोने लगी, लेकिन उसी पल उसका दूरभाष यंत्र बज उठा, जिसने उसे बोलने पर मजबूर किया। नमस्ते शनाया, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम रो रही हो? दूरभाष यंत्र के दूसरी ओर से आवाज सुनते ही शनाया शर्मा फूट फूट कर रोने लगी। कुणाल। उसकी दयनीय रोने की आवाज सुनकर कुणाल ओबरे तुरंत घबरा गया। क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मैं। शनाया शर्मा को इतना दुख हो रहा था कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। अब रोना बंद करो, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने परेशान किया है। मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए किसी को भेजूंगा। कुणाल ओबरे ने कुछ देर तक उससे पुचकारा, लेकिन शनाया शर्मा और भी ज्यादा दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिरते रहे मानो दुनिया खत्म होने वाली हो। कुणाल ओबरे का दिल बहुत दर्द कर रहा था। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम अब और मत रो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। नहीं, शनाया शर्मा ने जल्दी से कहा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हालांकि उसकी सिसकियों भरी आवाज ने कुणाल ओबरे को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। तुम ठीक कैसे हो सकती हो? मुझे बताओ, असल में क्या हुआ है? क्या यह उस अभिनय परीक्षण के बारे में है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? कल उसने उसे बताया था कि वह एक अभिनय परीक्षण के लिए जा रही है। समय देखकर उसे लगा था कि यह लगभग खत्म हो गया होगा। क्या सच में अभिनय परीक्षण की वजह से ऐसा हुआ था? उस तरह फुट फुट कर रोने के बाद शनाया शर्मा काफी शांत महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने अभिनय परीक्षण का जिक्र किया तो वह खुद को फिर से रोने से नहीं रोक पाई। मुझे पता था। कुणाल ओबरे ने गुस्से में अपने दांत पीसे। पक्का तुम्हें परेशान किया गया है। मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा। कुछ देर तक दिलासा दिए जाने के बाद शनाया शर्मा ने अपनी नाक सुड़की और फिर समझाना शुरू किया। मैं सच में ठीक हूँ, बस बात यह है कि क्या तुम नहीं चुनी गई? हाँ। क्या वे लोग अंधे हैं? कुणाल ओबरे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे तुम जैसी बेहतरीन अभिनेत्री को कैसे नहीं चुन सकते? कुणाल ओबरे द्वारा इस तरह से तारीफ किए जाने के बाद आखिरकार शनाया शर्मा को अच्छा महसूस हुआ और उसने विनम्रता से कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा। कुणाल ओबरे ने तुरंत विरोध किया। तुम इतनी परिपूर्ण लड़की हो, यह उनका नुकसान है कि उन्होंने तुम्हें नहीं चुना। शनाया शर्मा अपने आंसुओं के बीच से हंसी। केवल तुम ही हो जो जिसे लगता है कि मैं परिपूर्ण हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से लोग तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। उसकी हंसी सुनकर आखिरकार कुणाल ओबरे ने राहत की सांस ली और कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शर्म के कारण शनाया शर्मा के गाल गुलाबी हो गए। हालांकि वह जानती थी कि उसके शब्द पूरी तरह से सच्चे नहीं थे और वह सिर्फ उसकी खुशामद कर रहा था, फिर भी उसे खुशी महसूस हुई। तो फिर उन्होंने किसे चुना? अगर उन्होंने तुम्हें नहीं चुना? शनाया शर्मा का दिल थोड़ा बैठ गया और उसने सामान्य लहजे में जवाब दिया, मेरी ही उम्र की एक लड़की को, लेकिन वह कुत्तों और बिल्लियों से करतब करवा सकती थी। कुत्तों और बिल्लियों से करतब करवाना? कुणाल ओबरे उलझन में था। क्या यह सपेरों के सांपों को काबू करने वाले हुनर जैसा था? कुछ कुछ वैसा ही। कुणाल ओबरे ने तिरस्कार से कहा, यह सब बस धोखेबाजी की चालें है। तो फिर उसके अभिनय का क्या? क्या तुम पक्का कह सकती हो कि वह तुम्हारी जैसी अच्छी नहीं थी? मुझे नहीं पता। निर्देशक ने उसका अभिनय परीक्षण तक नहीं लिया। जानवरों को काबू करते देखते ही उन्होंने उसे भूमिका दे दी। शनाया शर्मा हताश थी। उसने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? वह निर्देशक की पसंद थी। यह सुनकर कुणाल ओबरे क्रोधित हो गया। वह किस तरह का निर्देशक है? क्या उसे कलाकारों को उनके अभिनय के आधार पर नहीं चुनना चाहिए? मैं कैसे अंदाजा लगा सकती हूँ कि निर्देशक क्या सोच रहे हैं? शनाया शर्मा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा। कुणाल ओबरे के शब्दों ने शनाया शर्मा को खुश कर दिया, लेकिन वह थोड़ी घबरा गई। तुम इससे कैसे ठीक करने वाले हो? बेशक, उन्हें सही तरीके से चुनने पर मजबूर करके। कुणाल ओबरे ने पूरी ईमानदारी से ऐलान किया। बेशक वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे
अगर वह लड़की न भी चुनी जाती तो भी मैं उनकी पसंद नहीं होती। मैं एक नई कलाकार हूँ और मैं उतनी मशहूर नहीं हूँ। बिना किसी खास हुनर के मैं किस बात पर मुकाबला कर सकती हूँ? तुम लोकप्रियता की बात कर रही हो? कुणाल ओबरे ने तिरस्कार से कहा। यह तो बहुत आसान है। आसान? शनाया शर्मा उलझन में थी। कुणाल ओबरे लोकप्रियता के बारे में क्या कर सकता था? मैं जल्द ही अपने एक दोस्त से तुम्हें संपर्क करवाऊंगा। चूंकि तुम उतनी मशहूर नहीं हो तो हम तुम्हारे लिए लोकप्रियता बनाएंगे। यह बताना जरूरी था कि पवन अपने काम में बहुत ही काबिल इंसान था। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के दौरान उसने निशा शर्मा के फायदों के लिए सक्रिय रूप से लड़कर एक प्रबंधक के रूप में अपनी व्यावसायिकता को स्पष्ट रूप से दिखाया। यहाँ तक कि जतिन भी उसे बहुत सम्मान की नजर से देखने लगे थे। यह काफी प्रभावशाली था कि अपनी उम्र के 20वें दशक में होने के बावजूद उसमें इतनी काबिलियत थी। दल में उसके शामिल होने के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद उन दोनों ने विदा ली और वहां से चले गए। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, निशा शर्मा को नीलेश का दूरभाष आया। बधाई हो, नीलेश ने दूसरी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ कहा। मुझे इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपके बिना मुझे यह अवसर नहीं मिलता। निशा शर्मा ने तुरंत जवाब दिया। अब वह कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं थी। नीलेश दिल खोल कर हंसा। मैंने तो बस तुम्हें एक अवसर दिया था। यह तुम्हारी अपनी मेहनत थी जिसने तुम्हें यह भूमिका दिलाई। नीलेश ने निशा शर्मा के प्रदर्शन के बारे में सुना था। हालांकि देखने के लिए कोई चलचित्र नहीं था, लेकिन वह उस नजारे की कल्पना कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपको धन्यवाद देना ही होगा, निशा शर्मा ने हंसते हुए कहा। समय देखते हुए उसने पूछा, क्या आप अभी खाली है? अगर मैं आपको दावत दूं तो कैसा रहेगा? तुम मुझे दावत देना चाहती हो? नीलेश एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन उसने जल्दी से हामी भरी। मैं इत्तेफाक से खाली हूँ, तो चलो आज रात को चलते हैं। ठीक है, मैं योगेश और बाकी लोगों के साथ चलूंगी। जरूर। उन्होंने मिलने की एक जगह तय की, जो कि यूहाई पेविलियन था। यह मूल रूप से अब उनका अड्डा बन गया था और नीलेश वहाँ ज्यादा सहज महसूस करता था, क्योंकि उसे वहाँ किसी गुप्त पत्रकार से सावधान नहीं रहना पड़ता था। अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए योगेश को दूरभाष करने से पहले निशा शर्मा ने हनी को वापस भेज दिया। यूहाई पेविलियन पहुंचते ही और अपने हमेशा वाले कमरे में कदम रखते ही निशा को एक दूरभाष आया। क्या तुम्हारा अभिनय परीक्षण खत्म हो गया? विक्रम ओबरॉय ने पूछा। उसे भेजे गए संदेश को पढ़ते ही वह गर्व से मुस्कुरा उठा। हाँ, यह खत्म हो गया है। मैं चुन ली गई हूँ, निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो चलो, इसका जश्न मनाने के लिए रात के भोजन पर बाहर चलते हैं। रात के भोजन के लिए मेरी योजनाएं पहले से ही तय है। रात के भोजन की योजना है? विक्रम ओबरॉय के दिल की धड़कन रुक सी गई। तुम किसके साथ खाना खाने वाले हो? योगेश के चचेरे भाई योगेश और पवन भैया के साथ। यह सुनकर कि वह इतने सारे लोगों के साथ बाहर जा रही थी, विक्रम ओबरॉय की चिंता दूर हो गई। तो क्या मैं तुम्हें बाद में लेने आऊं? कोई जरूरत नहीं है। मुझे पक्का नहीं पता कि यह किस समय खत्म होगा। इसके अलावा पवन भैया मुझे वापस छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। मुझे पता। संपर्क कटने के बाद पीछे मुड़ने और पवन की नजरों से नजरें मिलने पर निशा शर्मा लगभग उछल ही पड़ी थी। तुम क्या कर रहे हो? पवन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसकी आंखें चमकती हुई लग रही थी जब उसने पूछा, अभी तुम्हें किसने दूरभाष किया था? क्या तुम किसी प्रेम प्रसंग में हो? प्रेम प्रसंग में? निशा शर्मा के होठ फड़फड़ाए और उसने उलझन में पूछा, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? तुम किसी प्रेम प्रसंग में नहीं हो? पवन को शक था। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी आवाज का लहजा ठीक नहीं लग रहा था। निशा शर्मा निशब्द रह गई। अरे यार, वो मेरे भाई थे। तुम्हारे भाई? पवन ने त्योरिया चढ़ाई। तुम्हें भाई कब मिल गया? क्या यह प्रेमी वाला भाई है? क्या निशा शर्मा ने पहले ही अपने माता पिता से सारे रिश्ते नहीं तोड़ दिए थे? उसका कोई भाई कैसे हो सकता है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? निशा शर्मा ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। वह हेमा दीदी की बड़ी बहन के बेटे है, मतलब मालविका दीदी की बड़ी बहन के बेटे है। तो क्या इस नाते वे मेरे चचेरे भाई नहीं हुए? पवन को इस परिदृश्य में शामिल जटिल रिश्तों को समझने में थोड़ा समय लगा और वह अभी भी शक करते हुए चिल्लाया, लेकिन तुम खून के रिश्ते से तो नहीं जुड़ी हो, तो क्या इससे हम प्रेमी बन जाते हैं? तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। निशा शर्मा तिरस्कार से हंसी।
इसके अलावा उनकी एक मंगेतर है और मैं उनके लिए बहुत छोटी हूँ। हालांकि वह बस कुछ ही महीनों में बालिग होने वाली थी और उसकी मानसिक उम्र अब छोटी नहीं थी, लेकिन निशा शर्मा को लगता था कि वह हमेशा एक छोटी लड़की ही रहेगी। इसके अलावा प्रेम प्रसंगों में उसके कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत बढ़िया, तो फिर वह तुम्हारा प्रेमी नहीं है। पवन ने राहत की सांस ली। तुम अभी सिर्फ एक किशोरी हो, इन चीजों पर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, पवन ने पूरी ईमानदारी से कहा। वह कुछ सालों से इस मनोरंजन जगत में था और उसने कई उतार चढ़ाव देखे थे और उसने अपने हिस्से की निराशा और लाचारी भी महसूस की थी। पुरुष सितारे फिर भी ठीक थे और ज्यादा समझदार थे। हालांकि ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां थी जिनकी अक्ल प्यार में पड़ने के बाद काम करना बंद कर देती थी। उनके सामने बहुत ही उज्जवल भविष्य था, लेकिन उन्होंने एक आदमी के लिए सब कुछ छोड़ दिया या अपने प्रेमी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए अपनी अच्छी किस्मत खो दी। वे अपने काम के शिखर पर थी, लेकिन वे मनोरंजन जगत से बाहर हो गई और अपने पति और बच्चों के पास घर चली गई। अगर वे उस मोड़ पर खुश रहती तो यह इतना अफसोसजनक नहीं होता। दुर्भाग्य से इस तरह अपना जीवन कुर्बान करने के बाद उनमें से बहुत कम ही लंबे समय तक खुश रह पाई। अगर उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया होता तो यह निश्चित रूप से इससे बेहतर होता। हर बार जब वह इन अभिनेत्रियों के शादीशुदा जीवन को देखता तो पवन को उन पर बहुत तरस आता था और निशा शर्मा जैसी युवा लड़की के लिए सबसे जरूरी चीज पहले अपना काम स्थापित करना था, फिर वह भावनाओं के बारे में सोच सकती थी। जब तुम सफल हो जाओगी तो तुम्हारे पास चुनने के लिए बहुत सारे आकर्षक लड़के होंगे। केवल एक पेड़ के लिए पूरे जंगल को मत छोड़ो। पवन की बातों से निशा शर्मा के मुंह के कोने फड़फड़ाने लगे। बेशक वह इस तरह के तर्क को नहीं नकारती, लेकिन समस्या यह थी वह अभी किसी प्रेम प्रसंग में पड़ने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। तो फिर वह उसे यह सब क्यों बता रहा था? चिंता मत करो, मैं इतनी बेवकूफ नहीं बनूंगी, निशा शर्मा ने हार मानते हुए कहा। वह उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह केवल पूरी ईमानदारी से जवाब दे सकती थी। यह अच्छी बात है। पवन ने राहत की सांस ली, लेकिन मनी मन सोचा, मुझे उस पर नजर रखनी होगी और उसे बिल्कुल भी रास्ते से भटकने नहीं देना होगा। इतनी अच्छी संभावना, इतनी युवा और सुंदर और जिसमें इतनी काबिलियत है, वह इतनी जल्दी भावनाओं में अंधी कैसे हो सकती है? निशा शर्मा नहीं जानती थी कि पवन क्या सोच रहा था। असल में वह इस विषय पर बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि विक्रम ओबेरॉय के मन में उसके लिए कोई भावनाएं होंगी। उसकी यादों में विक्रम ओबेरॉय की एक मंगेतर थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वे कब एक साथ होंगे, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल में हो ही गया होता। निशा शर्मा ने विक्रम ओबेरॉय की मंगेतर को देखा था। वह एक श्रेष्ठ पारिवारिक पृष्ठभूमि और शालीन स्वभाव वाली एक उच्च शिक्षित सुंदरी थी। हालांकि निशा शर्मा की इस महिला के बारे में कोई राय नहीं थी, लेकिन विक्रम ओबेरॉय की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी अपनी विशेषताएं उस महिला से अच्छी तरह मेल खाती थी। इसलिए भले ही विक्रम ओबेरॉय का अभी उस महिला से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह इसमें नहीं पड़ना चाहती थी। अगर इस जन्म में इतने सारे इत्तेफाक न हुए होते तो वह और विक्रम ओबेरॉय अजनबी ही रहे होते। अब विक्रम ओबेरॉय के साथ शांति से खाना खा पाना और भाई बहन की तरह एक दूसरे की परवाह कर पाना ही काफी था। जहाँ तक किसी और चीज की बात थी, पवन इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। हालांकि निशा शर्मा को भरोसा था कि वह खुद कुछ बन सकती है और शायद भविष्य में ओबेरॉय परिवार को भी पीछे छोड़ सकती है, लेकिन ओबेरॉय परिवार बहुत ही जटिल था। वह अपने आप में ठीक थी, तो भला वह उनके नाटक में क्यों उलझना चाहेगी? इसके अलावा विक्रम ओबेरॉय उसके प्रति केवल इसलिए कोमल और उसके करीब था क्योंकि उसने उसे 2 बार बचाया था। विक्रम ओबेरॉय के पहले कहे गए शब्दों को याद करके, मेरी जिंदगी की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है। निशा शर्मा खुद को धीरे से हंसने से नहीं रोक सकी। हालांकि ज्यादा से ज्यादा कुछ ही महीनों में यहाँ की चीजों से निपटने के बाद विक्रम ओबेरॉय जी शहर छोड़कर वापस राजधानी लौट जाएगा। जब वह अपना एहसान चुका देगा और उनके बीच दूरियां बढ़ जाएगी तो उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से फीका पड़ जाएगा। यह सोचते हुए निशा शर्मा एक चमकदार मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अब उसकी प्राथमिकता खुद को कुछ बनाना था। जल्द ही योगेश और नीलेश एक के बाद एक आ पहुंचे। निशा शर्मा को देखते ही नीलेश के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान छा गई।
बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। योगेश भी उसके साथ चिल्लाया। तुम सच में कमाल हो। इस बार दावत मेरी तरफ से, चलो इसका अच्छे से जश्न मनाते हैं। निशा शर्मा हंसी। बेशक हम जश्न मनाएंगे, लेकिन पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बात काटते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं अभी हमारी दावत के पैसे दे सकती हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं पैसे दूं? पवन भी बहुत उत्साहित था। बस करो। क्या सच में इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि पैसे कौन देने वाला है? नीलेश ने धीरे से खांसते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पैसे कौन देगा, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान इसका खर्च उठा सकता था। वे हंसे और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। व्यंजनों का आदेश देने के बाद नीलेश खुद को आह भरने से नहीं रोक पाया। हाँ, अगर मुझे पता होता कि आज इतना शानदार नजारा होने वाला है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे देखने के लिए पक्का वहां मौजूद होता। यह अफसोस की बात थी कि कोई भी उस नज़ारे को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और उस कक्ष में कोई निगरानी वाले कैमरे नहीं थे। वरना अगर यह नज़ारा प्रसारित किया जाता तो बहुत बड़ी सनसनी मच जाती। निशा शर्मा हंसी। हाँ, कोई बात नहीं, भविष्य में आपको अभी भी इसे देखने का मौका मिलेगा। आखिर तुमने ऐसा किया कैसे? नीलेश बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। योगेश की आंखें भी उतनी ही चौड़ी थी जब उसने विनती की। हाँ, कृपया हमें भी सिखाओ। अगर वह उन हुनर में से कुछ में भी महारत हासिल कर लेता, तो उसे असुरा द्वारा फिर कभी छोड़े जाने की चिंता नहीं सताती। निशा शर्मा ने अपना गिलास उठाया और पानी का एक घूंट लेते हुए हंसी। यह मेरे शरीर के स्वभाव और कुछ गुप्त तकनीकों का मिला जुला रूप है। अगर मैं तुम्हें सिखा भी दूं, तो भी तुम इसमें महारत हासिल नहीं कर पाओगे। उन दोनों को लगा कि यह अफसोस की बात थी, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। अगर यह किसी के शरीर के स्वभाव के बारे में था, तो ईर्ष्या करने के बावजूद यह सच में ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे हासिल कर सके। दुनिया में इतनी बड़ी आबादी थी और लोगों में इतनी विविधता थी, उन सभी की नकल करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। क्या तुम सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों के करीब हो, या आमतौर पर सभी जानवरों के? नीलेश जानना चाहता था। अभी तक तो मुझे बस इतना ही पता है कि कुत्ते और बिल्लियां मेरे करीब हैं। मुझे बाकी जानवरों के बारे में पक्का नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले कभी इसकी कोशिश नहीं की है। बेशक निशा शर्मा उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता सकती थी। वह बस यह राज नहीं खोल सकती थी कि यह सभी जानवरों पर असर करता है। क्या वह खोल सकती थी? वह बात उन्हें पूरी तरह से डरा देती। फिर भी केवल इतनी सी बात ही इन्हें ईर्ष्यालु बनाने के लिए काफी थी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि असुरा मेरी बात सुने। योगेश ने विलाप करते हुए कहा। तुम निशा से मदद ले सकते हो, नीलेश ने सुझाव दिया। मुझे पता है, योगेश ने हाँ भरी। हाँ, लेकिन जैसे ही निशा आती है, वह हमेशा मुझे छोड़कर उसके पास चला जाता है। नीलेश और पवन दोनों खामोश थे। क्या वह निशा शर्मा के साथ अपनी तुलना करने के खुद में ही कमी नहीं निकल रहा था? अगर निशा शर्मा आसपास हो तो क्या जानवर किसी और इंसान को मुड़कर भी देखेंगे? निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए विषय बदला। नीलेश भैया, आपका नया धारावाहिक जल्दी ही प्रसारित होने वाला है ना? हाँ, नीलेश ने हामी भरी। कल से इसका प्रसारण शुरू होने वाला है। चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक करेंगे। नीलेश खुलकर हंसा। कोई बात नहीं, जब तक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वह एक रईस परिवार से था और अभिनय करना उसकी महज एक दिलचस्पी थी। यह स्वाभाविक था कि हर कलाकार दर्शकों से पहचान पाना चाहता था, और वह भी कोई अपवाद नहीं था। वह बस लोगों से कुछ पहचान चाहता था, लेकिन शोहरत के साथ आने वाले किसी इंसान के व्यावसायिक मूल्य में बढ़ोतरी नहीं चाहता था। इसके अलावा वेतन की परवाह न करने के कारण ही वह अपने दिमाग को एक अधिक शांत अवस्था में रख पाता था और अपने अभिनय को सुधारने पर ध्यान लगा सकता था। आप पक्का सफल होंगे, निशा शर्मा ने गंभीरता से कहा। एक दिन आप इतने मशहूर हो जाएंगे कि आपको भेष बदलकर बाहर जाना पड़ेगा। शोहरत अपनी ही तकलीफें लेकर आती थी। हर समय घिरे रहना और जहां भी जाए वहां प्रशंसकों द्वारा पीछा किया जाना बहुत ही दयनीय बात थी। जब नीलेश ने उसे इस मजाक को इतनी गंभीरता से लेते देखा, तो वह हंसे बिना नहीं रह सका, लेकिन उसने भी बात को आगे बढ़ाया और परेशान होने का नाटक किया। हाँ, तुम सही कह रही हो, यह सच में एक मुसीबत है। अगर मैं आज मशहूर हो गया और किसी ने हमारी इस मुलाकात की तस्वीरें ले ली, तो अफवाहें फैलनी शुरू हो जाएंगी। मुझे सोचने दो। नीलेश अपनी प्रेमिका के साथ गुप्त मुलाकात पर
मुझे लगता है कि यह शीर्षक काफी रोमांचक है। नीलेश के मजाक ने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया। मशहूर होने के बाद पुरुष और महिलाएं दोनों ही हर तरह की अजीबोगरीब अफवाहों से घिरने लगते हैं। इसके अलावा उनके प्रेम प्रसंग हमेशा लोगों के ध्यान का केंद्र बने रहते हैं, चाहे वे किसी प्रेम प्रसंग में पड़े या उनका अलगाव हो। इससे हमेशा एक बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। गुप्त पत्रकारों को इस तरह की खबरों और अफवाहों से लोगों का ध्यान खींचना बहुत पसंद होता है। अगर वे अफवाहें सच होती तो बात समझ में आती, लेकिन ज्यादातर समय यह महज कुछ टुकड़ों को जोड़कर खड़ा किया गया बखेड़ा होता है। अगर नीलेश उनके इस जमावड़े की तस्वीरें लिए जाने के बारे में सच में गंभीर था, तो यह निश्चित रूप से उतना ही डरावना साबित होता जितना उसने अभी बताया था। अपनी बात खत्म करने के बाद नीलेश ने अपना सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि मैं अभी तक इतना मशहूर नहीं हुआ हूँ। हालांकि शोहरत पाना अच्छा लगेगा, लेकिन इस मनोरंजन जगत में बहुत सी चीजें दो धारी तलवार की तरह है। शोहरत के साथ आने वाली मुसीबतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह तैयार रहना होगा। नीलेश ने कंधे उचकाए और लाचारी से अपने हाथ फैला दिए। मानसिक रूप से तैयार रहने के अलावा मैं और क्या तैयारी कर सकता हूँ? निशा शर्मा हंसी। अगर मेरे पास आपके लिए कुछ शानदार नहीं होता तो मैं आज आपको यहाँ नहीं बुलाती। उसके शब्दों ने हर किसी को हैरान कर दिया। पवन ने भी उत्सुकता से निशा शर्मा की ओर देखा। उसके पास आखिर क्या था? सभी की नजरें उसी पर टिकी थी। निशा शर्मा ने अपने थैले से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने डिब्बा खोला, जिसमें हल्के पीले रंग की दो गोल चीजें थी। दोनों का आकार लगभग कंचो जितना था। ये क्या है? देखे। निशा शर्मा ने उन छोटी गेंदों में से एक ली और फिर पास रखा एक गिलास लिया। उसमें थोड़ा पानी भरने के बाद उसने गेंद को पानी के गिलास में डुबो दिया। पानी सोखने पर वह छोटी गेंद किसी खिले हुए फूल की तरफ फैलने लगी। पलक झपकते ही गिलास उससे भर गया। जब तक निशा शर्मा ने इसे गिलास से बाहर नहीं निकाला, तब तक यह कागज जैसी किसी चीज में बदल चुका था। क्या यह एक चेहरे का मुखौटा है? नीलेश हैरान था। यह चीज किसी सिकुड़े हुए मुखौटे जैसी थी, जो किसी तरह तरल पदार्थ में डूबने पर बड़ी होकर फैल जाती थी। निशा शर्मा के होठों पर एक मुस्कान तैर गई और उसने रहस्यमय ढंग से कहा, मुखौटे जैसा ही कुछ। जहाँ तक इसके काम की बात है, यह उसके भी काफी मिलता जुलता है। उसने उस मुखौटे को उठाया और योगेश को आवाज दी। यहाँ उस चीज को घूरते हुए योगेश एक पल के लिए झिझका, लेकिन धीरे धीरे पास आया और मन ही मन बड़बड़ाया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? निशा शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे पकड़ा और वह टुकड़ा जोर से उसके चेहरे पर चिपका दिया। यह क्या बकवास है? योगेश सदमे में चिल्लाया। वह खुद को तनाव में आने से नहीं रोक सका और अपने चेहरे से उसे फाड़ने की कोशिश में स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उस चीज की ओर बढ़ाया। हिलना मत, निशा शर्मा धीमी आवाज में चिल्लाई। कुछ ही देर में निशा शर्मा ने योगेश को घुमा दिया ताकि उसका चेहरा नीलेश और पवन की ओर हो। देखिए, योगेश के चेहरे को ठीक से देखने पर पवन और नीलेश दोनों ने खौफ से गहरी सांसें ली। योगेश को बहुत आकर्षक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी वह एक प्यारा और गोल मटोल लड़का था, खासकर अपनी गोरी और कोमल त्वचा के साथ। हालांकि उस अजीब चीज के उसके चेहरे पर चिपकाए जाने के बाद उसका रूप पूरी तरह से बदल गया था। उसकी गोरी त्वचा कुछ हद तक पीली और बहुत ज्यादा खुरदुरी हो गई थी। यहाँ तक कि उस पर चेचक के कुछ ऐसे दाग भी आ गए थे जिन्हें हटाया नहीं जा सकता था। उसकी त्वचा में बदलाव के अलावा उसके चेहरे के नैन नक्श भी बदल गए थे। उसकी मूल रूप से उभरी हुई नाक थोड़ी बैठ गई थी। उसकी काफी बड़ी आंखें अब छोटी हो गई थी और उसका मुंह भी छोटा हो गया था। वह पूरी तरह से एक अलग इंसान लग रहा था। हैरानी में नीलेश तेजी से आगे बढ़ा। उसने योगेश के चेहरे को पकड़ा और ठीक से देखने के लिए उसे घुमाया, लेकिन उसे मुखौटे के किनारे कहीं नहीं मिल रहे थे। पवन भी उसकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार रही। उनकी आंखें अचरज से चौड़ी थी। वे मुखौटे को ढूंढने की कोशिश में लगभग योगेश के चेहरे को कुचल ही रहे थे, लेकिन वे बस उस समस्या को पहचान नहीं पा रहे थे। मुझे छोड़ो। जिस तरह से वे उसे देख रहे थे उससे योगेश कांप उठा और जल्दी से उनकी पकड़ से आजाद होकर एक तरफ भाग गया। उसने अपना दूरभाष यंत्र निकालने के लिए टटोलना शुरू किया और खुद को देखने के लिए सामने वाला कैमरा चालू किया। वह अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका और लगभग बेहोशी होने वाला था।
वह बहुत ही भद्दा लग रहा था। योगेश ने लगभग अपना दूरभाष यंत्र फेंक ही दिया था। वह आमतौर पर अपनी दिखावट को लेकर काफी आश्वस्त रहता था, लेकिन अचानक इतना भद्दा हो जाने ने उसे लगभग डरा कर मार ही डाला था। उसने अपने पूरे चेहरे पर उंगलियां फेरी, लेकिन चेहरे के मुखौटे के किनारे उससे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह इसी चेहरे के साथ पैदा हुआ हो। तुमने यह कैसे किया? इसे अभी हटाने में मेरी मदद करो। घबराहट उसकी जान ले रही थी। पवन और नीलेश दोनों हैरान और उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, आखिर यह कैसे किया गया? यह चेहरा बदलने वाला मुखौटा है जिसे मैंने बनाया है। निशा शर्मा हंसी। अपना चेहरा बदलने के लिए आपको बस इसे पानी में डालना है ताकि यह फैल जाए और फिर इसे अपने चेहरे पर चिपका ले। वे दोनों हक्के बक्के रह गए। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि ऐसी कोई चीज सच में मौजूद थी। नीलेश कई फिल्मांकन स्थलों पर जा चुका था। उसने पहले सिर के सांचे पहने थे और यहाँ तक कि त्वचा वाले मुखौटे भी आजमाए थे। हालांकि उन मुखौटों को लगाने में बहुत लंबा समय लगता था और यह उतना आसान नहीं था जैसा उसने अभी देखा था। इसके अलावा वे चाहे कितनी भी बारीकी से क्यों न बनाए गए हो, उनमें हमेशा खामियां पहचानी जा सकती थी। हालांकि निशा शर्मा का चेहरा बदलने वाला मुखौटा पूरी तरह से बेदाग लग रहा था, मानो वह किसी के चेहरे के साथ घुल मिल गया हो। यह सच में चेहरे का पूरी तरह से बदल जाना था। अगर उन्होंने योगेश के साथ जो हुआ वह अपनी आंखों से न देखा होता तो बाहर मिलने पर वे उसे कभी पहचान नहीं पाते। यह बिल्कुल जादुई था। तो फिर हम इसे हटाएंगे कैसे? निशा शर्मा ने एक छोटी शीशी निकाली। इसका इस्तेमाल करके उसने छोटी शीशी खोली और थोड़ा सा पारदर्शी तरल पदार्थ बाहर निकाला और धीरे से इसे योगेश के चेहरे पर थपथपाया। उसके बाद हर किसी ने योगेश के चेहरे की त्वचा को उखड़ने लगते देखा। कुछ ही पलों में मुखौटा उसके चेहरे से गिर गया। फिर उन्होंने एक बार फिर योगेश के चेहरे की ओर देखा। उसका असली चेहरा वापस आ गया था और मुखौटे का एक भी निशान नहीं बचा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगर निशा शर्मा के हाथ में वह त्वचा न होती तो उन्हें यही लगता कि अभी जो हुआ वह सिर्फ एक भ्रम था। शानदार! नीलेश ने अचानक अपनी तालियां बजाई। वह बेहद उत्साहित लग रहा था। यह सच में एक खजाना है। हालांकि नीलेश को अभी इस बात का अनुभव नहीं था कि सड़कों पर प्रशंसकों द्वारा पीछा किए जाने और रोके जाने का क्या मतलब होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके सहकर्मियों ने क्या सहा था। वह जिन कई मशहूर हस्तियों को जानता था उन्हें पूरी तरह छुपकर बाहर जाना पड़ता था। टोपियां, धूप के चश्मे और नकाब, ये सभी उनके भेष का बहुत जरूरी हिस्सा थे। सर्दियों में तो यह ठीक था, लेकिन क्या गर्मियों में इस तरह से कपड़े पहनना सच में शक पैदा नहीं करेगा? हालांकि इस तरह के जादुई मुखौटे के साथ वे उस सब झंझट से गुजरे बिना ही बाहर जा सकते थे। एक साधारण चेहरे और कुछ साधारण कपड़े पहनने के बाद वे किसी भी राहगीर की तरह ही होंगे और कोई भी उन्हें मुड़कर नहीं देखेगा। ऐसे में वे प्रशंसकों या पत्रकारों द्वारा पहचाने जाने की चिंता किए बिना खरीदारी और मुलाकात के लिए जा सकते थे। यह पक्का किसी भी मशहूर हस्ती की पसंदीदा सूची में सबसे ऊपर होगा। मनोरंजन जगत का हिस्सा होने के नाते पवन भी मुखौटे के फायदे को जानता था। क्या यह किसी भी तरह से त्वचा के लिए हानिकारक है? उसने अचरज से अपना शक जाहिर किया। नहीं, ऐसा नहीं है। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। यह सबसे सुरक्षित सामग्री से बना है। यह त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है और यह काफी हवादार भी है। जब तक आप इसे इस खास तरल पदार्थ से नहीं धोते तब तक यह ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों तक चल सकता है। यह अद्भुत है। पवन और नीलेश ने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखें हैरानी से भरी थी। लेकिन यह बस एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। इसे हटाने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। निशा शर्मा ने कंधे उचकाए। यह फिर भी उपयोगी है, नीलेश उत्साह से चिल्लाया। तुमने इसे कैसे बनाया? असल में बहुत ही आसानी से, बस इसके द्वारा। इससे पहले कि निशा शर्मा विस्तार से बता पाती, नीलेश ने अपना हाथ हिलाते हुए उसकी बात काट दी। ठीक है, ठीक है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी इसे नहीं समझ पाऊंगा। मैं बस यह जानना चाहूंगा कि तुम्हारे पास ऐसे कितने हैं? जितने आप चाहे, निशा शर्मा ने जवाब दिया। उसके होठों के कोनों पर एक चालाक मुस्कान तैर रही थी। नीलेश बहुत खुश था और उसने उत्सुकता से पूछा, इसकी कीमत क्या है? जहाँ तक कीमत की बात है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको पक्का छूट दे सकती हूँ, लेकिन
दूसरों को इसकी मूल कीमत चुकानी होगी। निशा शर्मा के चेहरे पर वह चालाक और धूर्त मुस्कान देखकर नीलेश खुद को हंसने से नहीं रोक सका और विनती करते हुए बोला, मुझे बताओ यह कितने का है? आपके लिए 5,000 रुपया प्रति पीस, दूसरों के लिए 50,000 रुपया प्रति पीस। उसने जो कीमत बताई उसे सुनकर उन तीनों ने एक साथ गहरी सांस ली। यह अविश्वसनीय था। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कीमत का अंतर बहुत ज्यादा था। उसने सच में उसे छूट दी थी, 90% की छूट। यह तो बहुत महंगा है ना? गहरे सदमे में योगेश ने उस इस्तेमाल किए गए मुखौटे को घोरा जिसे निशा शर्मा ने मेज पर फेंक दिया था। उसका मन तो यह कर रहा था कि वह इसे वापस ले जाकर शीशे में जड़वा ले। यह एक ऐसा मुखौटा था जिसकी कीमत 50,000 रुपये प्रति पीस थी। हालांकि योगेश एक रईस परिवार से था, लेकिन उसका जेब खर्च असीमित नहीं था। कम से कम उसने कभी 50,000 रुपये का मुखौटा खरीदने के बारे में नहीं सोचा था। यह इतना महंगा नहीं है। हैरानी की बात है कि यह टिप्पणी पवन ने की थी। मेज से मुखौटे को इस पतले टुकड़े को उठाते हुए उसने समझाया, ज्यादातर लोगों को ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि जिन्हें इनकी जरूरत होती है उन्हें इसकी कीमत की परवाह नहीं होती। 50,000 रुपये ज्यादातर लोगों की सालाना आमदनी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक ज्यादा पैसे कमाने वाली मशहूर हस्तियों की बात है तो यह कोई बड़ी रकम नहीं थी। इसके अलावा वे अपनी निजता की खातिर कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। तुम सही कह रहे हो, नीलेश ने हामी भरी। बुरा मत मानना, लेकिन अगर बाहर के पत्रकारों ने उनसे जुड़ी कोई अप्रिय घटना अपने कैमरे में कैद कर ली तो उन तस्वीरों या छोटे चलचित्रों को वापस खरीदने में उन्हें कम से कम 10 लाख रुपया का खर्च आएगा। उन्हें अपने काम को प्रभावित करने वाली किसी भी तस्वीर या छोटे चलचित्र को वापस पाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। इसके अलावा इसकी कोई पक्की गारंटी भी नहीं थी कि वे सुरक्षित होंगे। कौन जानता था कि क्या पत्रकारों ने भविष्य में कभी उनका पर्दाफाश करने के लिए कोई नकल रखी हो। इसलिए यह निश्चित रूप से सस्ता था और तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उन्हें हर दिन इसका इस्तेमाल करना था। यह तभी काम आता जब वे कुछ ऐसा कर रहे होते जिसे गुप्त रखा जाना हो, या जब वे बिना किसी की नजरों में आए बाहर घूमना चाहते हो। यह उनके जरूरी खर्चों का ही एक हिस्सा था। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकती, निशा शर्मा ने गहरी भावना के साथ कहा। मुझे विश्वास है कि वे जानते हैं कि उनके लिए सही विकल्प क्या है। निश्चिंत रहो, ये मुखौटे बहुत अच्छे बिकेंगे, नीलेश ने बात जोड़ते हुए कहा। अगर बाहर के उन मशहूर कलाकारों को ऐसी किसी चीज के वजूद के बारे में पता चल जाए तो वे पक्का इसके लिए लड़ेंगे। एक बार जब यह हथियार उनके हाथों में आ जाएगा तो पत्रकारों और प्रशंसकों से आसानी से बचा जा सकेगा। यह उनका सबसे बड़ा सपना था। लेकिन आप मेरे बारे में किसी को नहीं बता सकते, निशा शर्मा ने गंभीर लहजे में कहा। क्यों? योगेश ने सवाल किया। अगर उन्हें पता चल गया कि इसे मैंने बनाया है तो मैं कभी शांति से नहीं जी पाऊंगी। मुझे रहस्यमय बनकर ही रहना होगा। नीलेश निशा शर्मा की चिंता समझ गया, इसलिए उसने हामी भरी। जरूर, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं, पवन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं भी नहीं बताऊंगा। योगेश ने अपने मुंह पर जिप लगाने का नाटक किया। अगर मैंने यह बात फैलाई तो लावण्या दीदी मुझे पीट पीट कर मार ही डालेगी। वह निश्चित रूप से लावण्या सिंह की हिंसा का स्वाद नहीं चखना चाहता था। तुम्हारे पास ऐसे और कितने मुखौटे बचे हैं? नीलेश ने पूछा। मेरे पास बस यही एक बचा है, निशा शर्मा ने उस बची हुई छोटी गेंद को देखते हुए जवाब दिया। अगर आपको चाहिए तो मैं घर जाकर और बना दूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। अपने चेहरे पर एक अटूट भाव के साथ निशा शर्मा ने उन्हें चमका दिया और चकमा भी दे दिया। वह उन्हें कभी नहीं बताएगी कि वह रातों रात ऐसे 10 मुखौटे बना सकती है। ठीक है, मैं शुरुआत में 5 लूंगा, मैं पूरी कीमत दूंगा। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। आपने मेरी बहुत मदद की है, मुझे आपको छूट देनी ही होगी। वह शुरुआत में उन्हें मुफ्त में देना चाहती थी, लेकिन उसके भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए उसने सोचा कि उसके पैसे स्वीकार करना बेहतर है। नीलेश ने और कोई जिद नहीं की और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 हफ्ते में इन्हें तैयार कर लूंगी और फिर मैं इन्हें आपके पास भेज दूंगी, निशा शर्मा ने अंत में कहा। दावत के बाद निशा शर्मा घर चली गई। हालांकि अपने घर लौटने से पहले वह मालविका दीदी से मिलने गई। दरवाजा खुलते ही सुल्तान उस पर झपटा। कुत्ता पहले तो बहुत उत्साहित था, लेकिन
जब वह पास आया और उसने निशा शर्मा पर कई अन्य कुत्तों और बिल्लियों की महक सूंघी तो वह गुस्से से भड़क उठा। तुम्हारी दूसरे जानवरों के साथ चक्कर चलाने की हिम्मत कैसे हुई? वह तुरंत रोने लगा और बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था। उसकी शिकायतें सुनकर निशा शर्मा समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। वह उसे दिलासा देने की कोशिश में बस उसके बालों को सहला सकती थी, लेकिन वह कोई वादा नहीं कर सकती थी कि अब उसे वह उसका एक लौता कुत्ता होगा। यह नामुमकिन था। यही कारण था कि निशा शर्मा कभी पालतू जानवर नहीं पाल सकती थी। उसे अपना प्यार बराबर बांटना पड़ता था। अगर वह बाहर के दूसरे प्यारे जानवरों में उलझ गई तो क्या घर लौटने पर उसके पालतू जानवर रो रो कर अपनी जान नहीं दे देंगे? निशा शर्मा को सुल्तान को दिलासा देते देख मालविका अपना सिर हिले बिना नहीं रह सकी। निशा शर्मा से मिलने के बाद उसके कुत्ते ने मानो अपनी जन्मजात प्रतिभाओं को खोल लिया था और अब वह एक शुद्ध नस्ल वाले हस्की की दिशा में निडरता से आगे बढ़ रहा था। सोफे पर सुबक कर और दुबक कर बैठते हुए मालविका ने आलस भरे लहजे में पूछा, तुम आज अभिनय परीक्षण के लिए गई थी, है ना? कैसा रहा? बेशक मैं पास होगी। निशा शर्मा ने अपनी नजरें उठाई और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। बधाई हो, मालविका ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। इसका मतलब है कि मैं जल्द ही तुम्हारा काम सिनेमा घर में देखूंगी, है ना? मैं पूरा सिनेमा घर ही बुक करने वाली हूँ। इतनी जल्दी नहीं, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। अभी सिर्फ भूमिका तय हुई है। फिल्म निर्माण दल को तैयार होने में अभी कुछ समय लगेगा। जब तक सारी तैयारियां पूरी नहीं हो जाती कलाकार दल में शामिल नहीं होंगे। फिल्मांकन के बाद भी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखे जाने से पहले संपादन, अंतिम रूप देने और प्रचार प्रसार से निपटना होता था। दूरदर्शन के धारावाहिकों और चलचित्रों के लिए फिल्मांकन की अवधि अलग अलग होती थी। इसके अलावा निर्देशक जतिन के पिछले अनुभवों के आधार पर यह चलचित्र अब से कम 1 साल तक प्रदर्शित नहीं होगा। इसीलिए निशा शर्मा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है। मालविका ने उसे मजाक के अंदाज में देखा। भौं भौं, कहीं से भी सुल्तान उस पर भौंका। मालविका निशब्द रह गई। सोफे से उठते हुए आंखें चौड़ी और गुस्से में दांत पूछते हुए उसने सुल्तान को डांटा। बेवकूफ कुत्ते, आखिर उसका असली मालिक कौन था? भौं भौं, बेवकूफ मालिक। निशा शर्मा इस मामले पर चुप रही। इसके बजाय इंसान और कुत्ते के बीच के इस युद्ध को टालने के लिए उसने जल्दी से विषय बदल लिया और उससे पूछा, मालविका दीदी, हाल ही में ब्यूटी पार्लर का काम कैसा चल रहा है? वह ज्यादा ऊर्जावान नहीं लग रही थी, हमेशा की तरह। मालविका ने बेमन से सोफे पर लेटते हुए और थके हुए लहजे में जवाब दिया, पास ही में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है और उन्होंने मेरे कई कर्मचारियों को चुरा लिया है। निशा शर्मा एक पल के लिए दंग रह गई। क्या वह एक बड़ा ब्यूटी पार्लर है? हाँ, मालविका ने जमाई लेते हुए कहा, बहुत बड़ा। उसके मालिक की पृष्ठभूमि भी काफी प्रभावशाली है। मालिक कौन है? निशा शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। मालविका विक्रम ओबरॉय की बुआ थी, ओबरॉय परिवार के मुखिया की साली। यह एक बहुत ही शक्तिशाली रुतबा था, लेकिन अब किसी में इतनी हिम्मत थी कि वह उसका मुकाबला कर सके। नया व्यापार शुरू करना बुरी तरह से स्वीकार्य था, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के कर्मचारियों को चुराना काफी बेईमानी थी। वाधवा परिवार। मालविका की भी निशा शर्मा से कुछ छिपाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार अब उनका माँ बेटी वाला रिश्ता था, इसलिए वह उसे अंधेरे में नहीं रख सकती थी। वाधवा, निशा शर्मा ने दोहराया। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। नींद के कारण मालविका की पलकें झपक रही थी, इसलिए उसने निशा शर्मा की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। ओबरॉय परिवार की बड़ी बहू का मायका। निशा शर्मा के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। मालविका के हालात समझाने से पहले ही वह इसके बारे में जानती थी। इसके अलावा वाधवा परिवार के साथ उसकी दुश्मनी कोई छोटी मोटी नहीं थी। जब उसके पिछले जन्म में इंटरनेट पर लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया था तो शनाया शर्मा और उसकी टोली के अलावा वाधवा परिवार ने भी उस तमाशे में अपना योगदान दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मालविका का भी उनके साथ कोई विवाद होगा। मालविका ने समझाया, ओबरॉय परिवार के बड़े बच्चों को मैं और मेरी बहन पसंद नहीं है, इसलिए वे हम में गलतियां निकालने का हर मौका तलाशते हैं। हालांकि उससे उम्मीद नहीं थी कि वे सीधे तौर पर हमला करने आएंगे। साफ था कि विक्रम ओबरॉय की मौजूदगी उन्हें परेशान कर रही थी। ओबरॉय परिवार की स्थिति काफी जटिल थी। ओबरॉय परिवार के मुखिया राजेंद्र ओबरॉय
73 वर्ष के थे। उनकी पहली पत्नी का निधन तब हो गया था जब वह 45 वर्ष की थी। 2 साल बाद उन्होंने अपनी सचिव मतलब सेक्रेटरी सुमित्रा से शादी कर ली, जो विक्रम ओबरॉय की माँ थी। राजेंद्र ओबरॉय और सुमित्रा की उम्र में 18 साल का अंतर था। जब सुमित्रा ने बड़े ओबरॉय से शादी की तब वह 29 साल की थी, जबकि राजेंद्र ओबरॉय के सबसे बड़े बेटे विकास ओबरॉय पहले से ही 19 साल के थे। उनके छोटे भाई बहन विशाल और विशाखा ओबरॉय, जो जुड़वा थे, 16 साल के थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के 1 साल बाद राजेंद्र ओबरॉय की सुमित्रा से मुलाकात हुई थी और उसके ठीक 1 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि तीनों भाई बहनों की नजर में सुमित्रा अभी भी वह घर तोड़ने वाली औरत थी जिसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया था। शायद उनकी माँ की मौत का भी सुमित्रा से कोई लेना देना था। कुछ साल पहले वे अभी भी अपनी माँ के खिलाफ सुमित्रा की साजिशों के सबूत ढूंढ रहे थे। बेशक उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्हें पक्का विश्वास था कि राजेंद्र ओबरॉय ने सभी सबूत मिटा दिए थे। इसलिए भले ही वे सुमित्रा के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि वे असल में क्या सोच रहे थे। 2 साल बाद सुमित्रा ने विक्रम ओबरॉय को जन्म दिया। उसके 4 साल बाद ओबरॉय परिवार के सबसे बड़े पोते और विकास ओबरॉय के बेटे कुणाल ओबरॉय का जन्म हुआ। इसलिए चाचा भतीजे होने के बावजूद विक्रम ओबरॉय और कुणाल ओबरॉय की उम्र में केवल 4 साल का अंतर था। आमतौर पर सबसे बड़ा पोता और सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा चहेते होते हैं। हालांकि जब उन दोनों के बीच उम्र का अंतर बहुत कम हो तो परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। सुमित्रा एक कोमल और उदार व्यक्ति थी। अपने सौतेले बेटों और सौतेली बेटी के शक के बावजूद उन्होंने हमेशा निष्पक्ष व्यवहार किया। इसके अलावा वह काफी काबिल थी और उन्होंने अपने पति की बहुत मदद की थी। इसलिए राजेंद्र ओबरॉय अपनी इस काफी कम उम्र की पत्नी को बहुत पसंद करते थे। विक्रम ओबरॉय ने बचपन से ही अपनी प्रतिभा दिखाई थी और जब उसका जन्म हुआ तब ओबरॉय परिवार का बदलाव हो रहा था। जब परिवार की कुल संपत्ति कई गुना बढ़ गई थी और वह देश के सबसे शीर्ष परिवारों में से एक बन गया था। इसलिए इतने समझदार और भाग्यशाली बच्चे को प्यार कैसे नहीं किया जाता। जब सुमित्रा और विक्रम ओबरॉय का ओबरॉय परिवार में अच्छा रुतबा हो गया तो वे तीनों भाई बहन खुश नहीं थे, खासकर तब जब राजेंद्र ओबरॉय ने खुलासा किया कि वह पारिवारिक व्यापार विक्रम ओबरॉय को सौंप देंगे। उस समय वे तीनों भाई बहन और भी ज्यादा चिंतित हो गए थे। इसलिए उन्होंने विक्रम ओबरॉय को नीचे गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सुमित्रा की छोटी बहन और विक्रम ओबरॉय की मौसी के रूप में बड़े ओबरॉय परिवार के समर्थन से मालविका का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, वह बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती थी। हालांकि दूसरे लोग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते थे। मालविका को शक था कि उसके पूर्व पति ने वाधवा परिवार के प्रभाव में आकर श्वेता मेहरा के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। बेशक ताली एक हाथ से नहीं बचती और उसका पूर्व पति भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वाधवा परिवार के दखल के बिना हालात इतने खराब नहीं हुए होते। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वाधवा परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा, मालविका ने पूरी ईमानदारी से कहा। अब जब तुम मेरी बेटी जैसी हो तो वे तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। इस बात पर उसने त्योरियां चढ़ाई और सोचते हुए बोली, या फिर क्या मैं तुम्हारे अभिभावक बदलने में तुम्हारी मदद करूं? निशा शर्मा मुस्कुराई। मालविका दीदी, क्या आप सच में मुझे इतना कमजोर समझती हैं? क्या मैं ऐसी इंसान हूँ जो आसानी से डर कर भाग जाएगी? यह बात तो छोड़ ही दे कि वाधवा परिवार के साथ उसकी पहले से ही दुश्मनी थी। मालविका द्वारा उसकी मदद किए जाने के बाद वह निश्चित रूप से इस लड़ाई से भागने वाली नहीं थी। मुझे पता है कि तुम काबिल हो, लेकिन वाधवा परिवार को पीठ पीछे वार करना पसंद है। अगर वे सच में पीठ पीछे वार कर रहे हैं, निशा शर्मा ने तिरस्कार से कहा, तो मैं उनका इंतजार करूंगी, चाहे उनका हमला सामने से हो या पीठ पीछे से। उसने उन्हें रुलाने की कसम खाई थी। निशा शर्मा की ठंडी मुस्कान देखकर मालविका खुद को कांपने से नहीं रोक पाई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन से दौड़ गई।